देखो, तो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे एथेनोइक एसिड्स के बारे में। कल हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अल्कोहल्स के बारे में, इथेनॉल। आज है आपका एथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं। पहले हम लोग इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। एथेनोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, फंक्शनल ग्रुप। उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक एसिड है। एथेनोइक एसिड को हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं। नॉर्मली इसको लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको ग्लासियल एसिड भी कहा जाता है। सबके पीछे अपना अलग अलग रीज़न है। चूँकि नाम में ही एसिड है तो एसिड का मतलब ही होगा कि इसका जो बिहेवियर होगा वो एसिड वाला होगा। एसिड वाला बिहेवियर मतलब कि एक नॉर्मल सा एसिड का क्या बिहेवियर होता है कि हैज़ सॉर टेस्ट, तो सॉर टेस्ट होगा और उसके बाद ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इसकी एसिड वाला बिहेवियर रहेगा। अब इसका नाम पे आते हैं। एथेनोइक एसिड को नॉर्मली हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगर 5 to 7% एसिटिक एसिड को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, 5 to 7% एसिटिक एसिड को अगर कहाँ मिक्स कर दिया जाए, वाटर में, तो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग विनेगर कहते हैं। क्लियर? विनेगर क्या है? तो विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ 5 to 7% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। मतलब कि अगर मान ले कि 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें अगर 5 to 7% एसिटिक एसिड है तो 93 to 95% वाटर है, तो उसी को हम लोग विनेगर कहते हैं। विनेगर आप जानते भी होंगे, आप देखोगे कि घर में भी हम लोग विनेगर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, एक लंबे टाइम तक अपने फूड को सेव करने के लिए विनेगर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग पिकल्स, जो अचार होता है, उसको प्रिजर्व करते हैं और लंबे टाइम तक वो खराब नहीं होता। क्वेश्चंस आपका बोर्ड में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय विनेगर, तो आप विनेगर बताइएगा कि 5 to 7% ऑफ एसिटिक एसिड मिक्स इन वाटर एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड विनेगर and it is used as a food preservative. Food preservative, it is used to preserve pickles. Pickles का यूज़ प्रिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 290 केल्विन, 290 डिग्री केल्विन। 290 डिग्री केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो आया, देखिए 290 को 273 से माइनस कर दीजिए, 70 डिग्री आ जाएगा, तो 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, कि 17 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करता है। किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई मेल्ट करेगा उसी टेम्परेचर पर फ्रीज करता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो ये जो एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है वो फ्रीज कर जाएगा। फ्रीज मतलब जम जाएगा। तो हम जानते हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ ठंड के मौसम में, ड्यूरिंग द विंटर टाइम, हमारे यहाँ देखोगे तो नॉर्मली टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस, इतना तो नॉर्मल हो ही जाता है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है, इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए इसको ग्लासियल एसिड भी कहा जाता है। ग्लासियल, ग्लासियर वर्ड से बनता है, आइस, मूविंग आइस को हम लोग ग्लासियर कहते हैं। तो चूंकि ये ठंड के मौसम में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लासियल एसिड भी कहते हैं।
अब बात करते हैं कि ये एसिड, आप जान ही रहे हैं कि ये एक कार्बोनिक एसिड है। आप जानते होंगे कि एसिड को पहले दो पार्ट में रखते हैं, एक मिनरल एसिड और एक नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड को हम लोग कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड का जो भी ग्रुप होता है पूरा, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका आ गया जैसे CH3 COOH या C2H5 COOH या C3H7 COOH। देखिए सबका फंक्शनल ग्रुप COH है, COOH है, COOH है। तो इसका मतलब ये सब एसिड है। और सब कैसा एसिड है? तो कार्बोनिक एसिड है। इन सब इस तरह का जितना भी होता है, इन सब के ग्रुप को मिला करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब जानते हो कि फिर कि हम कुछ एसिड के बारे में नॉर्मली मिनरल एसिड की बात की अभी हम। मिनरल एसिड में आपका आ गया जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर वाटर में मिलाते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयोनाइज होता है मतलब कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, बट इसकी तरह ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है, ठीक है ना। तो ये एक वीक एसिड। ऐसे भी कार्बोनिक एसिड में जितने भी एसिड आते हैं उनको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। एक फैटी एसिड भी आता है जो हम लोग आगे डिस्कस करना, लेकिन आप उससे पहले समझ लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ये एसिड है। इस एसिड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। लेकिन एसिड दैट कंटेन मोर देन 12 कार्बन, किसी किसी बुक में मोर देन 15 लिखा रहता है। तो आप इतना मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन। तो एसिड दैट कंटेन मोर देन 12 और मोर देन 15 कार्बन, जो डिफरेंट बुक में लिखा है, हम दोनों बता दिए, दैट कॉल्ड अ फैटी एसिड। कि कोई भी कार्बोनिक एसिड हो, अगर उसमें 12 या मान के चलिए 15 उससे ज़्यादा कार्बन हो तो उसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। जो एनिमल फैट्स होते हैं लाइक डालडा, घी, बटर, चीज़ फैट्स होता है ना, वो एक फैटी एसिड होता है जिसमें कार्बन का जो नंबर होता है मोर देन 12 होता है। फैटी एसिड समझ में आ गया कि फैटी, देखो फैटी एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन मोर देन 12 कार्बन, उसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसके बात करते हैं कि केमिकल बिहेवियर ऑफ इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो केमिकल बिहेवियर का मतलब कि ये रिएक्शंस कैसे करता है विथ अदर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विथ इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विथ इथेनॉल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहला है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल, तो यहां पे फॉर्मेशन क्या होता है? तो जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। चूंकि यहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं।
अब आपका दिमाग में आ रहा हो कि ये एस्टर क्या है? इत्र। जब ये रिएक्शन होता है अल्कोहल को इथेनोइक एसिड, देखो इथेनोइक एसिड मतलब एसिड को अल्कोहल से मिक्स किया जाता है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वहां से क्या होता है, एक स्वीट स्मेल निकलना शुरू होता है। तो जो स्वीट स्मेल निकलता है वो किसके कारण निकलता है? तो वो एस्टर के कारण निकलता है। और वो एस्टर का मतलब एक सिंपल भाषा में आप इत्र समझ सकते हो। आप ईद के समय देखिएगा बहुत सारा जो मार्केट में इत्र मिलता है उस पर लिखा रहता है अल्कोहल फ्री, लेकिन इसकी गारंटी हमको लगता है काफ़ी कम होगा। वो बनता है सिर्फ इसी प्रोसेस से। ये एक सिंपल और सस्ता प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल को आप एसिड से रिएक्ट करवा दीजिए, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। अब इसको रिएक्शंस के फॉर्म में दिखाना तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए लिखेंगे, देखो CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक। एरो। आपको क्या करना है कि यहां से जो ये हाइड्रोजन है वो OH से कंबाइन करेगा। H प्लस OH क्या बना लिया? H2O। H2O। और ये क्या होगा? देखो अब इसको दोनों को सटा कर लिख दो, तो CH3COOC2H5। अब यहां से जो आपको COO नजर आ रहा है यही फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का, ठीक है ना? यही फंक्शनल ग्रुप किसका है? एस्टर का। ये एक एस्टर है COO, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। क्लियर, समझ में आया? मतलब यहां से H और OH H2O बन गया और फिर इन दोनों पार्ट को मिला के लिख दिए, एस्टर बन गया। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। वापस अगर एस्टर को, जो आपका एस्टर है उसको अगर आप रिएक्ट करवा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वापस आपको अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? अल्कोहल। और साथ ही साथ यहां पे इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग सोप भी बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को सोपनिफिकेशन भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा? एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा, अल्कोहल बनेगा और उसके अलावा बनता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये प्रोसेस का यूज करके क्या बनाते हैं हम लोग? साबुन, सोप। इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग सोप का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सोपनिफिकेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अब एस्टर है CH3COOC2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग कीजिए। ये आपका एसीटेट है, CH3COO क्या है? एसीटेट। अब ये एसीटेट जो है ये आपको सोडियम से कंबाइंड कर जाएगा, तो CH3COONA, ठीक है। यहां पर बन जाएगा CH3COONA, ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट। और ये जो C2H5 हो किससे मिल जाएगा? OH से, तो बन जाएगा C2H5OH। ये आपका क्या है? अल्कोहल। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम एस्टर को वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड या इवन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाओ तो फिर से हमको अल्कोहल मिलता है, लेकिन साथ ही साथ सोडियम एसीटेट भी मिलता है। ये प्रोसेस में सोप का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस रिएक्शंस को हम लोग सोपनिफिकेशन भी कहते हैं। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि यहाँ से फिर से देखिए कि अल्कोहल था CH3COOH, इसको हम लोग, ये एसिड था, एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करवाएं C2H5OH, आपको यहाँ से H
और ये OH को अलग करना है और बाकी को सटा के लिख देना है। तो फिर कैसे लिखेंगे? CH3 COO और फिर C2H5 प्लस H2O। और फिर इस पोर्शन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं, CH3 COO C2H5 और प्लस रिएक्ट करवाएं किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। तो ये पार्ट सोडियम से कंबाइंड किया, ये हाइड्रोक्साइड से, तो ये आपका बन गया CH3 COO Na सोडियम एसीटेट। ये एसीटेट है, ये सोडियम, और साथ ही साथ C2H5OH। क्लियर? ये समझ में आ गया हाउ द एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल। ठीक, स्टेरिफिकेशन और नीचे सॉफ्टनिफिकेशन। क्लियर है? अब हम लोग उसके आगे समझते हैं कि अगर हम इथेनोइक एसिड को डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड जिसमें हम लोग इथेनोइक एसिड CH3COOH इसको रिएक्ट किससे कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH। कुछ नहीं, यहां से जो H है ये हाइड्रोजन किससे कंबाइंड करेगा? OH से, और बाकी इन दोनों को सटा देंगे। तो क्या लिखाएगा? CH3 COONA और प्लस H2O। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। तो यहां पर सोडियम एसीटेट विथ वाटर का फॉर्मेशन होता। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहां पर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर का। इसको ऐसे सोडियम इथेनॉइड भी कहा जाता है। इसको सोडियम एसीटेट कॉमनली कहते हैं और सोडियम इथेनॉइड भी कहा जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम इस एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या होगा। ये तो समझ में आ गया कि अगर इस एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो सोडियम इथेनॉइड या सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा विथ वाटर। अब अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं CH3COOH, इसको रिएक्ट करवाएं सोडियम कार्बोनेट से, मतलब Na2CO3 Na2CO3, यहां पे क्या होता है? फर्दर आप फिर से देखिए, ये पोर्शन सोडियम से रिएक्ट करेगा और ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बोनेट से। ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो सिंपल सा क्या बन जाएगा? CH3COONA। लेकिन हाइड्रोजन जब कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, H2O और CO2। हाइड्रोजन जब भी कार्बोनेट के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? H2O और CO2। तो यहां पे आपका बनेगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन जब इससे गया तो क्या बनेगा? H2O प्लस CO2। मतलब कि जब एसिटिक एसिड रिएक्ट किया विथ सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम इथेनॉइड, इसको आप सोडियम इथेनॉइड कहिए, इथेनॉइड। ठीक है ना? सोडियम इथेनॉइड कहे या सोडियम एसीटेट कहो इसको, या सोडियम एसीटेट। तो अगर एसिड, ये एसिड है मतलब एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो बनाया सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के जगह पे अगर हम लोग ले लेते हैं
इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस यहाँ पर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे फिर वही चीज होता है, ये जो एसीटेट वाला पार्ट है ये किससे जाता है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, H2 और, तो फिर यहाँ पे वही बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं रहता। तो अगर इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो इस केस में भी सोडियम एसीटेट विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें तो पहला तो एक रिएक्शन दे देगा और क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का होता है कि एक्स वाई करके देगा, जैसे कि एक्स अल्कोहल है, वाई एसिड है, फॉर्म किया जेड वो एक एस्टर है मान लिए, तो फिर कहेगा एक्स वाई और जेड को आइडेंटिफाई कीजिए और उसका एक केमिकल रिएक्शन लिखिए। ठीक है, वो तो तुमको सिंपल से समझ लो कि कोई भी अल्कोहल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे अल्कोहल हमेशा इथेनॉल है, एसिड हमेशा इथेनोइक एसिड है और एस्टर हमेशा आपका जो है वो CH3COO C2H5। और रिएक्शन को एकदम याद कर लोगे। ठीक है, उसे हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो फिर हम आपको क्वेश्चन बता देंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए हर चीज़। इसी चीज़ को जो हम लोग मान लो कि जो इथेनोइक एसिड लिखते हैं ना, इसको एग्जाम में इस तरीके से लिख देता है C2H4O2 और लिख देगा कि ये एसिड है, ऐसे लिखा रहता है और बोलेगा कि ये एसिड है। बहुत बार बच्चा सोचता है कि एसिड कहाँ है, यहाँ पर COO कहाँ है, लेकिन जब भी से ही ये इस एसिड लिखा तो इसका मतलब कि आप इसमें से फंक्शनल ग्रुप COOH को बाहर कर लीजिए। एसिड बोल रहा है ना वो, जब बोला कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से COOH बाहर कर लिए क्योंकि वो उसका फंक्शनल ग्रुप है। अब उसके बाद जितना बचा तो 2 O निकल गया, एक H निकल गया, एक C निकल गया, तो बचा क्या आपके पास CH आ गया। अगर आपको कहा कि H6O अल्कोहल है, जैसी अल्कोहल बोला तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप हम OH को बाहर कर दिए, बाकी को अलग लिखेंगे। तो O और एक H तो C2H5OH अल्कोहल हो गया। इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है तो आपको इसे समझना है। आप आसानी से हर क्वेश्चन को डील कर लोगे। जितना भी केमिकल रिएक्शन बताया गया, चाहे वो इथेनोइक एसिड से हो या इथेनॉल से हो, इसमें से कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है और 3 नंबर में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है रिएक्शन से सिर्फ, और बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा तो अलग। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लोगे और प्रैक्टिस करके आओगे। बाकी हम लोग आफ्टर एक्सरसाइज जब पूरा खत्म हो जाए चैप्टर तो हम क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, चलो।